हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज 6 को, जिसमें से कंप्लीट सिटीजनशिप टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सिटीजनशिप टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, डिटेल के साथ कवर करेंगे। इसके बाद और कोई कंटेंट यहाँ पे प्रिफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे है। तो कोई बुक्स का हो गया तो बुक्स का भी कोई इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। बस चाहो तो या तो नॉर्मली पीडीएफ के फॉर्म में इसको रिवाइज कर सकते हो, या फिर इसका प्रिंट आउट करके जो है रिवाइज कर सकते हो। क्लासेस का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो ही जाता है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं लेक्चर सीरीज 6 को, जिसमें से कंप्लीट सिटीजनशिप टॉपिक को कवर करेंगे। एक ही लेक्चर में पूरे इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। देखो, सबसे पहले बात अगर ध्यान दोगे तो सिटीजनशिप का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, यही तो सबसे पहले समझना मैंडेटरी है। सिटीजनशिप का बेसिक्स मीनिंग अगर देखोगे तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि एक सिटीजनशिप होने का हक बताते हैं। मतलब क्या हुआ, इंडिया जैसे कि एक सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, तो सिटीजनशिप का बेसिक मीनिंग यही होता है कि कोई भी एक कंट्री का आप लोग क्या हो, सिटीजन हो। उस कंट्री का जो है क्या है, हम लोग पीपल हैं, जनता है। जैसे कि इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। क्लास में डिस्कस किए थे, इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते, मतलब इंडिया का केवल एक ही सिटीजनशिप होगा। तो क्या अदर कंट्री डबल ट्रिपल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं क्या? हाँ, ये बात सही है। जैसे कि एग्जांपल अगर लिया जाए यूएसए का, तो यूएसए में जो है सेकेंड सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, डबल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। कैसे? क्योंकि कल के क्लास में भी डिस्कस किए गए थे कि जो यहाँ पे यूएसए को अगर कवर करते तो यूएसए एक्चुअल में फेडरेशन टर्म को डिफाइन करता है। इंडिया जो है यूनियन बोलते हैं और जो यूएसए है वो फेडरेशन बताते हैं। फेडरेशन का वही मतलब होता है कि आपस में मिल गए, स्टेट जो है आपस में मिल गए और आपस में मिलने के बाद एक यूएसए कंट्री का फॉर्मेशन किए गए। तो यूएसए में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से सिटीजनशिप होगा, और वो जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट का जो है अलग से सिटीजनशिप होगा। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया में इस तरीके से कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलता। इंडिया में ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ, ए स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ, तो इसका सिटीजनशिप अलग होगा। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सिटीजनशिप अलग होगा। तो इस तरीके से जो लॉजिक है वो इंडिया में फॉलो नहीं होता। लेकिन यूएसए में यही लॉजिक फॉलो होता है कि स्टेट का अलग से सिटीजनशिप होंगे, और जो सेंट्रल है तो सेंट्रल का अलग से सिटीजनशिप होंगे। और इसके रिलेटेड ये तो बात हो गया जस्ट एग्जाम्पल का, और एग्जाम्पल ये रियल एग्जाम्पल है ना, यही है यहाँ पे। लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो कई आर्टिकल्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जिसमें से प्रॉपर, क्योंकि ऐसा भी होगा ना कि बाद में अगर कोई पीपल चाह रहे कि इंडिया का सिटीजन बनना, तो किस तरीके से बन सकता है। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको टर्मिनेशन भी कर सकते हैं। तो हर एक केस में जो है इंडिया के द्वारा कई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, और ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट भी किए गए हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखोगे तो इसमें जो पार्ट सेकेंड है, पार्ट सेकेंड में पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस किए गए हैं कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, किस तरीके से बर्थ के फॉर्म में मिलेगा, किस तरीके से जो है नेचुरलाइजेशन के फॉर्म में मिलेंगे। अगर जो है फ्रॉड आ रहा है या फिर इलीगल माइग्रेशन हो रहा है तो कैसे उसको जो है यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है, सिटीजनशिप को टर्मिनेट किए जा सकते हैं। तो ये सब बातें जो है पार्ट सेकेंड में किए गए हैं। आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 से 11 के बीच अगर जाओगे तो इसमें पूरा सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे डील किए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 5 को ही अगर मैं डिस्कस करूं तो आर्टिकल 5 में ये बताए गए हैं कि सिटीजनशिप एंड कमेंसमेंट, मतलब जैसे ही 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुए थे, तो 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुए थे उसी समय जितना भी पीपल जो है इंडिया में रहे हैं उसको यहाँ पे सिटीजनशिप का अधिकार मिल गए हैं। ये कौन से आर्टिकल में बताते हैं? ये आर्टिकल 5 में बताते हैं कि आर्टिकल 5 जो है 5 ये बोलते हैं कि जिस समय जो है 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आए थे, उसी समय जितने भी यहाँ पे जनता रहे हैं इंडिया में उन सब को जो है यहाँ पे सिटीजनशिप राइट मिल गए थे। जैसे कि इंडिया में बॉर्न हुए हैं या फिर पेरेंट जो है इंडिया में बॉर्न हुए हैं। इवन यहाँ पे ये बताएं कि अगर 1950 से 5 साल भी पहले अगर रह रहे हो, 1950 से या फिर 1945 के आगे से जो है अगर इंडिया में रह रहे हो,
तब भी जो है ये राइट मिल जाएगा इंडिया का सिटीजनशिप। ये आर्टिकल पूरे 5 में बताए गए हैं। आर्टिकल 6 में देखोगे कि अगर कोई पर्सन माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया, क्योंकि उस समय देखोगे कि 1949 का समय था, अब ये 1949 जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग डिवाइड हो गया, तो पहले तो एक ही रहे हैं, इंडिया जो है प्रॉपर एक रहे हैं, पाकिस्तान जो है पूरा इंडिया के पार्ट ही रहे हैं। लेकिन जब 1949 में डिवाइड हुए तो उसको भी तो समय देना चाहिए जो लोग जो है पाकिस्तान में चले गए हैं, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि हम इंडिया में रहें। कुछ लोग इंडिया पीपल चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, लेकिन ऐसा पीपल भी तो है जो कि पाकिस्तान वाले इंडिया में भी आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी प्रॉपर पोजीशंस, प्रॉपर यहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए हुए होंगे, चाहे उसका ग्रैंडफादर या फिर उसका ग्रैंड पेरेंट्स या इंडिया में रह रहे होंगे अनडिवाइडेड इंडिया में, या फिर जो है इंडिया में जो है पार्टिसिपेट किए होंगे, या फिर जब डिवाइड हुए तो जब इंडिया में आए, तो वो लोग भी जो है यहाँ पे सिटीजनशिप लेने का हकदार हैं, सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये पूरा बात बोले गए हैं आर्टिकल 6 में। लेकिन ऐसा भी कुछ केसेस देखने को मिलेगा जहां पे पाकिस्तान चले गए, वही बताया कि पाकिस्तान वाले इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान वाले जब इंडिया में आएंगे तो उसको आर्टिकल 6 में डील किया जाएगा, और कुछ लोग जो इंडिया से पाकिस्तान में जाएंगे तो उस केस में जो है आर्टिकल 7 में उसको डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज आर्टिकल्स के थ्रू बताए गए हैं। कुछ पर्सन जो कि इंडियन एब्रॉड में रह रहे हैं, है ना, आर्टिकल 8 क्या बोलते हैं, सिटीजन फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि इंडियन में तो उसका ओरिजिन हुआ है, इंडिया में उसका बर्थ हुआ है, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि अदर कंट्री में रह रहे हैं, तो उसके लिए एक पासपोर्ट आता है जिसको हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। ये आर्टिकल 8 में बात की है। लेकिन अगर इलीगल माइग्रेशन करेंगे, अगर फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर थ्रेट के केसेस में अगर आ रहे हैं, तो उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, सिटीजनशिप को जो है टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो कैसे टर्मिनेशन कर सकते हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, वो सब आर्टिकल 9 में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 9 में पूरा टर्मिनेशन के बारे में ही बताए हैं। आर्टिकल 10 में जो है कंटिन्यूएशन के बारे में बताएं कि अगर सपोज, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हो सके तो जो है सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में और कुछ आगे रूल्स से रेगुलेशन लाए जा सकते हैं, तो उसी को यहाँ पे कंटिन्यूएशन करने के बारे में बताया गया है आर्टिकल 10। और जितना भी सिटीजनशिप के रिलेटेड जो है रूल्स बनाने का पावर हो गया, रेगुलेशंस बनाने का पावर हो गया, वो सब पार्लियामेंट के ही पास होगा, स्टेट के पास नहीं होंगे। क्योंकि खुद सोचो, अगर स्टेट के पास दे दिए जाते तो टोटल 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट तो अपने तरीके से कुछ भी रूल्स और रेगुलेशन बनाने लग जाएंगे। तो इसका जो सोलली जो पावर दिए गए हैं वो पार्लियामेंट को दिए गए हैं, जिसमें से आर्टिकल 11 है। और आर्टिकल 11 बताते हैं कि जितना रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो पूरा पार्लियामेंट के पास ही होगा, पार्लियामेंट ही अथॉरिटी है जिसके थ्रू पूरा यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है कि दो कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे फेवर में आता है और फेवरेट भी है। कौन सा दो है कि एक को बोलते हो सिटीजन्स और दूसरे को बोले जाते एलियंस। सिटीजन्स का एक्चुअल में मतलब होता है जो कि प्रॉपर फुल मेंबर है इंडियन स्टेट का, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है पूरा प्रॉपर इंडियंस ही हैं, इंडिया का ही है। लेकिन ऐसे कुछ पीपल भी होते हैं जो कि अदर कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं लेकिन फ्रेंडली हैं। एलियन मतलब क्या है, सिंपल से ऐसे टर्म समझो कि हम लोग इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं। अगर कोई बाहर कंट्री के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, चाहे वो टूरिज्म के फॉर्म में आए, चाहे अगर एजुकेशन से लेने के फॉर्म में आए, तो कोई बाहर के देश के लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं तो उसको एलियन कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम लोग इंडिया के हैं, इंडियन सिटीजन होल्ड कर रहे हैं, तो इंडिया का सिटीजन बोले जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहर देश के लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं, वो कई कारण के काम से आ सकते हैं, कई रीजंस हो सकता है उसका, चाहे डिप्लोमेट के फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे एजुकेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, चाहे टूरिज्म के फॉर्म में हो सकते हैं। तो बाहर कंट्री के लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं तो उसको क्या बोले जाओगे, उसको बोलते हैं एलियन। अब ये जो एलियन है ना, ये एलियन भी दो तरीके के होते हैं। अपने आसपास देखना, जो फ्रेंड होते हैं वो दो तरीके के फ्रेंड होते हैं। एक फ्रेंड होते हैं बहुत ज्यादा क्यूट वाले, समझ पा रहे हो, एक फ्रेंड होते हैं बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, जो कि सुख दुख में साथ देने वाले, मतलब गुड फ्रेंड होते हैं, अच्छे फ्रेंड होते हैं। एक फ्रेंड होते हैं जो कि बैड फ्रेंड होते हैं, लेकिन पॉलिटी के टर्म में इसको बोले जाते हैं फ्रेंडली एलियन, और एक होता है इनेमी एलियन। अब इंडिया है तो इंडिया का दोस्त है, मतलब दोस्त मतलब अदर कंट्री दोस्त है। तो कुछ दोस्त ऐसे जो कि अच्छे हैं,
कुछ दोस्त ऐसे जो कि खराब है, एग्जाम्पल सबको पता है, अब फिर है ना, बताने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इंडिया का जो एलियन है, इंडिया का जो फ्रेंडली रिलेशन है, कुछ कंट्री के साथ रिलेशन इंडिया का बहुत ज्यादा अच्छा है, कुछ कंट्री के साथ देखोगे को इंडिया का रिलेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वही एलियन को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फ्रेंडली एलियन जो कि कॉर्डियल रिलेशन फॉर्म करके रखे हुए हैं, इनेमी एलियन हो गया जो कि नॉर्मली अच्छे तरीके से उतना ज्यादा यहाँ पे सुटेबल नहीं होता। तो अगर सिटीजनशिप है तो सिटीजनशिप अगर एक्विजिशंस करना, लॉस करना है तो आर्टिकल और सिटीजनशिप एक्ट है प्रॉपर 1955 का, और ये जो है प्रॉपर सिटीजनशिप के लिए ही इंप्लीमेंट होगा, ध्यान में रखोगे। फिर जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट का जो एक्सक्लूसिवली अधिकार होता है वो केवल सिटीजनशिप को है, एलियन को इस फंडामेंटल राइट का जो है अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ यहाँ पे फंडामेंटल राइट है जो कि एलियन और सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 15, 16, 19, 20 और 30 ये ऐसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है जो कि सिटीजन्स को भी मिलेगा और उसी के साथ एलियंस कंट्री को भी मिलेगा, है ना, फॉरेन कंट्रीज को भी मिलेगा, चाहे वो गुड एलियंस हो चाहे वो इनेमी एलियंस हो। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी ड्यूटीज के बारे में अगर देखोगे तो टैक्सेस को पे करना ये सब सिटीजन्स ही कर पाएंगे। मैं अगर दूसरे कंट्री में जाऊंगा तो वहां थोड़ा ना टैक्स दूंगा, मैं तो अपने कंट्री में टैक्स देने वाला हूं ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि सिटीजन्स और एलियन के बेस में है, और इन सब को गवर्न करने का काम किए जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें से अगर कोई एक्विजिशंस करना है तो टोटल यहाँ पे 5 वेज बताया कि अगर कोई बाहर कंट्री के लोग हैं या फिर कोई अदर कंट्री के लोग अगर इंडिया में इंक्लूड होना चाह रहे हैं या फिर इंडियन का सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं, तो 1955 जो एक्ट है इसमें टोटल 5 वे बताए गए हैं जिसके थ्रू सिटीजनशिप ले सकते हो। और उसी के साथ अगर लॉस करना है तो 3 तरीके हैं जिसके थ्रू सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं, और ये होता है, अभी भी होता है, चाहे एक्विजिशन हो चाहे लॉस हो, ये सब फिनोमेना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और ये बल्क अमाउंट में हो रहा है। अभी न्यूज ही तो आया था, करंट में न्यूज भी आया था कि डाटा तो उतना याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत हद तक लाखों में यहाँ पे सिटीजनशिप छोड़े हैं इंडिया का। अब इस डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो कि लाखों में यहाँ पे इंडियंस जो सिटीजन हैं उसको लॉस किए हैं, छोड़े गए। ऐसा नहीं कि वो फ्रॉड में इंडल्ज है, ये खुद से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिटीजन्स को यहाँ पे लॉस किए। अब इस चीज को सोच सकते हैं। बाकी इसमें जो है कई बार अमेंडमेंट भी किए गए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है 2019 का। 2019 जो है अमेंडमेंट किए गए थे इस 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जितना सिटीजनशिप गवर्न किए जाते हैं 1955 के थ्रू ही किए जाते हैं। तो अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि जो सिटीजनशिप है उसको टोटल 5 तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो है बर्थ के बेसिस में, कि जन्म कैसे हुआ। अगर 1950 से 1987 के बीच अगर बर्थ हुआ है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स, और पेरेंट्स का ही तो बर्थ होगा, हमारा तो बर्थ इस समय नहीं हुआ होंगे, एग्री कर पा रहे हो, है ना भाई, हमारा थोड़ा यहाँ पे बर्थ होगा इस समय, नहीं हमारा नहीं। अगर पेरेंट्स का बर्थ हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सिटीजनशिप ले सकते हो। अगर 1987 से 2004 के बीच अगर बर्थ हुआ है कोई एक पेरेंट्स का, फैमिली में अगर किसी एक सिंगल पेरेंट्स का अगर बर्थ हुआ है तो यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग अगर 3 दिसंबर 2004 अगर इसमें दोनों पेरेंट्स का अगर बर्थ हुआ है, या फिर एक सिटीजन हो सकते हैं या फिर दोनों पेरेंट्स का अगर बर्थ हुआ है, तो उस केस में जो है यहाँ पे बर्थ के बेसिस में सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ये पहला केसेस है जिसमें से बर्थ के बेसिस में सिटीजनशिप ले सकते हो। लेकिन इसमें फॉरेन डिप्लोमेट हो गया, इनेमी एलियंस हो गए, इन सबको एक्सक्लूड किए गए हैं। जो चिल्ड्रन हैं फॉरेन डिप्लोमेट के या फिर एनिमी है तो इसको कैटेगरी में नहीं रखे गए हैं। तो बर्थ के बेसिस में ये ले सकते हो। डेसेंट के बेसिस में अगर लेना मतलब पूर्वज के बेसिस में, तो 1950 से 1992 का जो फादर है वो इंडियन होना चाहिए। अगर अपने पूर्वजों या फिर दादा हो गया, परदादा हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, तो इसके बेसिस में अगर सिटीजनशिप लेना चाह रहे हो, इसको नॉर्मली बाई डेसेंट बोलते हैं। तो 1950 से 1992 के बीच अगर फादर इंडियंस हैं तो उस केस में जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। अगर आफ्टर 1992 है ना, 1992 के बाद अगर कोई भी पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, दोनों में से अगर एक जो है, अगर
अगर इंडिया का सिटीजन है तो उसके केस में भी जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया का। फिर उसके बाद आफ्टर 2004 मस्ट रजिस्टर्ड बर्थ एट इंडियन कंसल्टेंट विद इन 1 ईयर, या तो 2004 के बाद जो है अगर रजिस्टर कर दो बर्थ के केसेस में तो वहां से भी जो है यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर किए जा सकते हैं इंडिया का। एक और प्रोसीजर है जो थर्ड केस है, वो है रजिस्ट्रेशन के बेस में। रजिस्ट्रेशन अगर करना चाह रहे होता है ना कि नॉर्मली जाके रजिस्टर कर दो कि हम लोग जो है सिटीजनशिप बनना चाह रहे हैं, तो उसका भी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान जो है जाके वहां पे रजिस्टर करके आ रहा है और कुछ उसका पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं, इसका भी केसेस आते हैं। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन के बेसिस में अगर करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो इलीगल माइग्रेंट होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन के बेस में अगर इंडिया का सिटीजनशिप लोगे तो कोई फॉरेन कंट्री वाले ही होंगे जो इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे लेंगे। तो बाहर से आए तो हो इंडिया में, लेकिन इलीगल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लीगल वे में होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर पासपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर वीजा होना चाहिए, तब जाके कहीं यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में सिटीजनशिप एक्वायर किए जा सकते हैं। तो अगर इलीगल माइग्रेशन नहीं हो तब यहाँ पे सही है। उसी के साथ यहाँ पे ओथ तो लेना ही पड़ेगा, प्लस 7 ईयर्स तक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब 7 साल जो है इंडिया में रहोगे तब जाके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, तब कहीं जाके सिटीजनशिप मिलेगा इंडिया का। फोर्थ जो यहाँ पे मेथड है वो है नेचुरलाइजेशन के थ्रू। नेचुरलाइजेशन मतलब ये होता है कि 12 साल इंडिया में रह लो, गुड कैरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए, 8 शेड्यूल में जितना भी लैंग्वेज यहाँ पे है हर किसी एक लैंग्वेज के यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, और उसी तरीके से अदर जो सिटीजनशिप है उसको अपने इच्छा अनुसार रिनाउंस कर दो, क्योंकि इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप को। अब ऐसा हो रहा है कि इंडियन का भी सिटीजनशिप होल्ड करके रखे हुए हो, यूएसए का सिटीजनशिप होल्ड करके रखे हो, फिर और अदर कंट्री का सिटीजनशिप होल्ड करके रखे हो, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा इंडिया में। अगर इंडिया का सिटीजनशिप चाहते तो केवल और केवल इंडिया का ही यहाँ पे सिटीजनशिप होना चाहिए, अदर कोई कंट्री का सिटीजनशिप नहीं रखोगे। तो वही चीज तो बोले हैं कि मस्ट रिनाउंस अदर सिटीजनशिप, जितना भी और कोई भी कंट्री का सिटीजनशिप रखे हुए होंगे उन सबको जो है त्यागना पड़ेगा। तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में ये है जिसके थ्रू यहाँ पे ले सकते हो। फिर पांचवा जो वे होता है कि ऐसा भी कल के क्लास में भी डिस्कस किए थे, इंडिया के पास राइट्स हैं कि कोई अदर कंट्री को सेट कर सकता है, कोई अदर कंट्री को जो है कैप्चर कर सकता है। तो कोई इन फ्यूचर अगर कंट्री इंडिया जो है अगर कोई अदर कंट्री को कैप्चर करता है तो वहां के जितना भी पीपल है वो ऑटोमेटिकली जो है इंडिया का पार्ट हो जाएंगे, इंडिया का सिटीजनशिप बन जाएगा। ये सब यहाँ पे बताए गए हैं सेक्शन 7 के थ्रू। लेकिन लॉस भी हो सकते हैं, 3 तरीके हैं जिसके थ्रू लॉस हो सकता है। अभी तो टोटल 5 तरीका यहाँ पे समझे हैं, 5 तरीका कवर किए गए हैं। इसके थ्रू जो है प्रॉपर किस तरीके से जो है इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हो इसको डिस्कस किए। लेकिन जो है 3 और तरीके हैं जिसके थ्रू जो है सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हो, मतलब गंवा सकते हो, लॉस यहाँ पे हो सकता है। पहला जो है वो है रिनंसिएशन, वॉलंटरी डिक्लेरेशन कर दो कि भैया हमें जो है सिटीजनशिप नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं दूसरा देश, हमको नहीं चाहिए इंडिया का सिटीजनशिप। तो ये भी एक तरीका है कि हम अपने इच्छा अनुसार जो है वॉलंटरी यहाँ पे जो है हम लोग इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिया इंड हो जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना सिटीजनशिप जो है पूरे तरीके से लॉस में चले जाएगा। लेकिन अगर माइनर है ना, जैसे कि देखो पेरेंट्स हो गया, अब ये पेरेंट्स क्या करेगा कि इंडिया का सिटीजनशिप को यहाँ पे छोड़ रहे हैं और वॉलंटरी बेसिस में इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं उसके पेरेंट्स। लेकिन अगर इसके जो यहाँ पे चाइल्ड हैं, अगर ये चाइल्ड 18 ईयर से अगर कम के हैं, ठीक है, तो इसका तो इच्छा नहीं होगा ना कि इंडिया को छोड़े, या फिर इसको तो कुछ अता पता नहीं होगा। तो अगर ये चिल्ड्रेन अगर बाद में चाह रहे हैं, 18 साल के बाद अगर चाह रहे हैं कि हम इंडिया में इंक्लूड होना चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखोगी, थोड़ा सा मैं डीप में लेके जा रहा हूँ इसको। अगर पेरेंट जो है इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं लेकिन उसका जो चिल्ड्रेन है 18 साल से कम है, लेकिन अगर बाद में 18 साल के बाद अगर वो चाह रहे हैं कि इंडिया का सिटीजनशिप लेना, तो बाद में रीगेन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये पहला मेथड हो गया जिसके थ्रू लॉस कर सकते हो। सेकेंड मेथड आता है वो है टर्मिनेशन। सेक्शन 9 यहाँ पे टर्मिनेशन के बारे में बोले हैं कि ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा अगर अदर कंट्री का सिटीजनशिप होल्ड करोगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि पहली बात मेरे पास इंडिया का सिटीजनशिप है, अगर मैं किसी अदर कंट्री का भी सिटीजनशिप ले रहा हूं, इससे पता चल जाएगा।
तो अगर दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अगर मैं लेने जा रहा हूं तो इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो जाएगा। तो एक्वायर अगर करोगे फॉरेन सिटीजनशिप तो इंडिया का ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। ये सेकंड मेथड है जिसके थ्रू सिटीजनशिप लॉस होता है। थर्ड मेथड आता है वो है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब होता है जिसमें से अगर फ्रॉड कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डिसरॉयल्टी हो, या फिर इनेमी के साथ अगर हाथ मिला रहे हो, मूवी में जो चलता है, तो यहां से डेप्रीवेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, है ना, कंसल्टेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हो गया, तो इन सब में एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो ये अगर फ्रॉड कर रहे हो, डिसरॉयल्टी हो रहा है, तो इस केस में तो डेप्रीवेशन होगा ही होगा, नो डाउट। तो टोटल यहाँ पे 5 वे ऐसे कवर किए गए हैं जिसके थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। 3 वे जो है ऐसे कवर किए हैं जिसके थ्रू प्रॉपर सिटीजनशिप लॉस भी हो सकता है खुशी खुशी। तो इस चीज को बस यहाँ पे ध्यान में रखोगी। इतना क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अमेंडमेंट के बारे में कवर करते हैं, क्योंकि बताया था कि जो सिटीजनशिप एक्ट है, अब जितना भी अभी सिटीजनशिप जो एक्ट है या फिर सिटीजनशिप का लॉसेस हो गया, एक्विजेशंस हो गया, ये सब जो गवर्न करके चल रहे हैं, कौन से 1955 एक्ट के थ्रू गवर्न हो रहा है। अब इसको कई बार जो है अमेंडमेंट भी किए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किए गए हैं वो है 2019 का। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट किए गए थे 2019 में। तो इसमें सबसे पहले जो इलीगल माइग्रेशन है ना, इसका डेफिनेशंस को क्लैरिफाई किए हैं। जो इलीगल माइग्रेशन इंडिया में कर रहे हैं तो इसका जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे क्लैरिफाई किए गए हैं, कि बताए गए हैं कि इलीगल माइग्रेशन वो होगा जो अगर विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ इंडिया में इंटर करेगा, या फिर जो है ओवर स्टे करेगा बियॉन्ड परमिट टाइम। जैसे कि वीजा में मान लो 2 ईयर्स का टाइम लेके आए हो इंडिया में, अब 2 ईयर्स के बाद अगर फिर भी इंडिया में रह रहे हो तो वो इलीगल की कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से अगर विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो वीजा हो चाहे पासपोर्ट हो, वैलिड नहीं है ना, अगर इनवैलिड है तो उस केस में भी जो है ये इलीगल की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और रूल्स बताया गए हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ये तो डिस्कस किए कि अगर इलीगल अगर आओगे इंडिया में तो सिटीजनशिप तो मिलेगा ही नहीं, ये भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, जो कि अदर कंट्री में अगर बहुत ज्यादा परसिक्यूट हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रताड़ना दिए जा रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में जो है एलिजिबल है कि कोई अदर कंट्री के लोग इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया में जो है रह सकते हैं और इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। कौन से केस में ये एक्वायर कर सकते हैं? अगर कोई जो फॉरेन कंट्री है ना, दूसरा कंट्री, अगर वहां के जो कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी और क्रिश्चियन, अगर ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल रहे हैं अदर कंट्री में तो इंडिया में आ सकते हैं। और कौन कौन से कंट्री से आ सकते हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया भर के देश जो है प्रताड़ना झेल रहे हैं कि सब लोग वही बोलेंगे कि हम भी प्रताड़ना झेल रहे हैं, हमें इंडिया में दो, तो इंडिया का तो पॉपुलेशन और बढ़ जाएगा। एक तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा डेप्लेट हो रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी है तो और बढ़ जाएगा फिर। तो ये 3 ही कंट्री के बारे में बात किए गए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन कंट्री में अगर इस माइनॉरिटीज का अगर जो है बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, है ना, प्रताड़ना बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो इंडिया में आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि मस्ट है इंटर 2014, 31 दिसंबर 2014 से यहाँ पे पहले इंटर हुआ होना चाहिए, तब इंडिया सिटीजनशिप एक्वायर करोगे। और इसके लिए एक बेनिफिट भी दिए गए हैं कि 11 साल बाकी के लिए होता है, इसको 5 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, ये रिड्यूस किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जिसको एक्सक्लूड भी किए गए हैं। जो 6 शेड्यूल है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबको जो है एक्सक्लूड किए गए हैं, क्योंकि इसके लिए तो प्रॉपर यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ये 6 शेड्यूल में पूरा प्रॉपर इसके लिए पर्सनल ऑटोनॉमी के फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बात करें तो 3 ही यहाँ पे केसेस होते हैं और बार बार इस नाम को सुने भी होंगे। एक को बोले जाते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, एक को बोले जाते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, एक को बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। देखो, जो नॉन रेसिडेंट इंडिया, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इन इंडिया और इंडियन पासपोर्ट होल्ड करके रखे हुए। नॉन रेसिडेंट इंडिया मतलब क्या हो रहा है? नॉन रेसिडेंट इंडिया का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि इंडियन सिटीजन तो हैं
लेकिन वो अदर कंट्री में रह रहे हैं, बल्कि पासपोर्ट तो है, उसको नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि उसके जो एंसेस्टर हैं, जो पीपल हैं, उसका एंसेस्टर हो गया, वो क्या किए हुए हैं कि इंडिया में उसका बर्थ हुआ है, बल्कि वो बाहर रह रहे हैं लेकिन उसका बर्थ जो है इंडिया में हुआ है। इसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो कि रजिस्टर हुए हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट, और ये जो ओवरसीज ऑफ इंडिया है ना, ये बहुत ज़्यादा ही एडवांटेजेस में होते हैं ये लोग, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली इसको जो है कई हद तक जो है इंडिया का सिटीजनशिप ही कंसिडर किए जाते हैं। जैसे एनआरआई को अगर देखोगे, एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें कोई वीजा का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इंडिया के लिए, और ये जो है 180 डे नॉट रिक्वायर अनलेस स्टे एक्सीड 180 डे, मतलब अगर 180 दिन इंडिया में रह रहे हो तो कोई भी यहाँ पे वीजा का रिक्वायर नहीं होता, लेकिन अगर उसके बाद रह रहे हो तो फिर वीजा का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन पीआईओ को अगर देखोगे तो यहाँ पे सेम केस इसमें भी अप्लाई किए गए हैं कि इफ स्टे एक्सीड 180 डेज, तो इस केस में जो है वीजा का रिक्वायर होता है, एक्सीड करोगे तब, ठीक है। और अगर ओसीआई का अगर बात करोगे तो ये तो पूरा बिंदास वाले पर्सन है कि सीधा आ सकते हैं, कैन विजिट इंडिया विदाउट अ वीजा फॉर लाइफ टाइम के लिए बिना वीजा के, बल्कि रह रहे हैं अदर कंट्री में, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं ओसीआई वाले, लेकिन वो इंडिया में विदाउट वीजा यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दिए गए हैं कि इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, यहाँ पे 7 ईयर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, तब पीआईओ के लिए इंडियन एक्वायर कर पाओगे, इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर पाओगे। तो ये बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज समझ आ गया होगा। बाकी ओसीआई कैसे कैंसलेशन होता है तो सब चीज तो डिस्कस किए थे। अगर फ्रॉड कर रहे हो, अगर क्रिमिनल कन्वेंशन है, नेशनल सिक्योरिटी अगर ब्रीच कर रहे हो, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को अगर हार्म कर रहे हो, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है ऑटोमेटिकली ओसीआई कार्ड को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। कंप्लीट सिटीजनशिप टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हैं, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।